दिनकर जी बड़े मुखर कवि रहे हैं अपने समय के, और हर तरह की रचनाएं, मतलब उनकी रचनाओं में आपको पर्याप्त वैविध्य मिलता है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में है। आज भी विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो युद्ध की त्रासद स्थिति को झेल रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई समाधान है? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब युद्ध न हो, या ऐसी क्या परिस्थिति है जिसमें युद्ध करना ही पड़ता है? युद्ध उचित है या अनुचित है? इन सभी प्रश्नों के विश्लेषण आपको कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। इसके लिए आप देखेंगे कि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मध्यम मार्ग उनका यह है, कहीं कहीं पर कुछ आलोचक इस बात को कहते भी हैं, लिखते भी हैं, इस रचना पर थोड़ा बहुत मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध की जो विभीषिका है उसके समाधान के लिए दिनकर जी ने जो उपाय बताया है वो साम्यवाद का उपाय है। और साम्यवाद जो अवधारणा है वो आप सभी जानते होंगे, वो मार्क्सवाद की अवधारणा है। मार्क्सवाद जो है वो साम्राज्यवाद को खत्म करके समाजवाद की स्थिति बहाल करने का हिमायती है, और समाजवाद जब स्थापित हो जाएगा तो साम्यवाद की स्थिति बहाल हो जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम स्टडी सर्किल के आदित्य बैच में। आदित्य बैच की हिंदी की हमारी क्लास है, ये हिंदी साहित्य की क्लास है, और आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हिंदी साहित्य के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर पर चर्चा करेंगे, और उनकी एक विशेष रचना पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले थोड़ा सा दिनकर जी का परिचय आप सभी जान लें। वैसे तो दिनकर जी से सभी वाकिफ हैं। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था, और इनका देहावसान जो हुआ वो 1974 ईस्वी में हुआ। दिनकर जी का संबंध बिहार के बेगूसराय जिले के, बिहार में एक जिला पड़ता है बेगूसराय, वहीं के सिमरिया ग्राम से थे दिनकर जी। हिंदी कविता में दिनकर जी जो हैं वीर रस के, आधुनिक काल के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अगर हम साहित्य इतिहास के कालखंडों के हिसाब से देखें तो दिनकर जी को किसी एक कालखंड में बांधना, उनके काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर किसी एक प्रवृत्ति से बांध देना युक्ति संगत बात नहीं होगी, क्योंकि दिनकर जी की जो रचनाएं हैं वो उन्हें कई कालखंडों के साथ, कई साहित्यिक कालखंडों के साथ जोड़ती हैं, कई प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों के साथ जोड़ती हैं। एक तरफ तो दिनकर जी रेणुका और हुंकार जैसी रचनाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रसवंती की भी रचना कर रहे हैं। एक तरफ तो दिनकर जी रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जैसे खंड काव्य लिख रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि उर्वशी भी लिख रहे हैं। तो इसलिए दिनकर जी को किसी एक कालखंड में जोड़ देना, या किसी एक कालखंड की या एक किसी काव्य प्रवृत्ति की सीमा से बांध देना न्याय संगत नहीं है। दिनकर जी बड़े मुखर कवि रहे हैं अपने समय के, और हर तरह की रचनाएं, मतलब उनकी रचनाओं में आपको पर्याप्त वैविध्य मिलता है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में है। दिनकर जी को अनल का कवि भी कहा जाता है, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, विप्लव का कवि भी कहा जाता है। आप प्रायः रचनाओं में दिनकर जी की देखेंगे कि उनकी प्रायः कविताएं जो हैं आपको विप्लव की आग बरसाती हुई प्रतीत, बहुत सारा उथल पुथल मचाने वाली बातें उनकी कविताओं में मिलती हैं। उनके शब्द ऐसे होते हैं जो मिट्टी में भी जोश भर दें, मुर्दे में भी जोश भर दें, इस तरह के ओजस्वी शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने काव्य में। तो इसलिए उनकी जो पहचान है वो आधुनिक युग के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में बनी हुई है। दूसरी चीज दिनकर जी के बारे में, उनकी प्रायः रचनाएं वीर रस, ओज गुण प्रधान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वीर रस प्रधान ही रचनाएं हैं। उर्वशी के भी रचनाकार दिनकर जी ही हैं, और बहुत सारी सांस्कृतिक रचनाएं भी आपको दिनकर जी की मिलेंगी। तो भारतीय संस्कृति पर भी जो उनकी उपादेयता है अपने रचनाओं के माध्यम से, वो अविस्मरणीय है। दिनकर जी को बहुत सारे विद्वान राष्ट्रकवि कहकर भी संबोधित करते हैं, राष्ट्रकवि के रूप में उनकी ख्याति है भी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को राष्ट्रकवि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। जहां पर भी ऐसी बात होती है तो अपने आप को उपराष्ट्रकवि के रूप में ही प्रस्तुत करते रहे, क्योंकि राष्ट्रकवि गुप्त जी
हुए, लेकिन एक राष्ट्र कवि की जो वाणी होनी चाहिए वो सभी दिनकर जी में मिलती हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उनकी एक विशेष रचना कुरुक्षेत्र पर चर्चा करने वाले हैं, दिनकर जी की। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की एक कालजयी रचना है। आप सभी जानते हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में सुना होगा। कुरुक्षेत्र जो है वो विश्व के 100 श्रेष्ठ काव्यों में शामिल किया जाता है। कुरुक्षेत्र का जो कथानक है महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व से इसका कथानक ग्रहण किया गया है। जैसा कि इसका शीर्षक है, आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र। कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि इसका शीर्षक कुरुक्षेत्र है तो इसमें युद्ध के जो दृश्य हैं उनका अंकन होगा। वस्तुतः ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र जो रचना है दिनकर जी की, ये एक तरह से युद्ध का दर्शन है। आप सभी समझ रहे हैं इस बात को, युद्ध जो है आदिकाल से लेकर और आज भी एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, जिसे हम क्षेत्रीय स्तर पर भी देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, वैश्विक स्तर पर भी देखते हैं। आज भी विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो युद्ध की त्रासद स्थिति को झेल रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई समाधान है? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब युद्ध न हो? या ऐसी क्या परिस्थिति है जिसमें युद्ध करना ही पड़ता है? युद्ध उचित है या अनुचित है? इन सभी प्रश्नों के विश्लेषण आपको कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र जो है आपका, ये कुरुक्षेत्र, इसमें मुख्य बात जो मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध जो है उसका औचित्य, युद्ध का औचित्य और अनौचित्य का विवेचन है। आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय वाङ्मय में विचारक जो हैं वो दो खेमे में बटे हुए हैं। एक वर्ग ऐसा है जो मार्क्स, नीत्शे और हेगेल का वर्ग है, उनकी अवधारणाओं को, उनकी विचारधाराओं का अनुसरण करता है। और वो वर्ग जो है वो युद्ध को आवश्यक मानता है, काम्य मानता है। उसका मानना है कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। वहीं पर भारतीय वाङ्मय का जो दूसरा विचारक वर्ग है उसे आप समझ सकते हैं, वो बुद्ध का वर्ग है, वो महावीर स्वामी का वर्ग है, वो गांधी जी का वर्ग है। वो ऐसा वर्ग है जो युद्ध को हमेशा अकाम्य मानता है। अब यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि एक वर्ग तो युद्ध को काम्य मान रहा है, दूसरा वर्ग उसको अकाम्य मान रहा है। तो यहाँ बिल्कुल विरोधाभास की स्थिति आ जाती है। समस्या ये है कि युद्ध की स्थिति हम पूरे वैश्विक स्तर पर, चाहे क्षेत्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या वैश्विक स्तर हो, हम देखते हैं कि कभी युद्ध रफ्तार पकड़ लेता है, कभी धीमा पड़ जाता है, लेकिन ये समस्या समूल नष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में यही चीज दिखाया गया है। दिनकर जी का जो मंतव्य है वो यही है कि वो युद्ध के औचित्य अनौचित्य के लिए एक मार्ग ढूंढें। युद्ध के लिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग इसमें प्रस्तावित किया है। यदि इसके कथानक की बात करें तो कुरुक्षेत्र का कथानक जो है वो महाभारत के पूरे युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शुरू होता है। महाभारत युद्ध हमारे इतिहास में, मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ पुरा कथाएं, जैसे महाभारत की पुरा कथा इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि उसे इतिहास का दर्जा दे दिया जाता है। वैसे वस्तुतः वो क्या है, पुरा कथा है, पौराणिक कथा है, पौराणिक प्रसंग है। लेकिन महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो देशव्यापी था, और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत की भूमि जो है वो विहीन हो गई। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे योद्धा मारे गए, बहुत सारे राजा महाराजा मारे गए। युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे।
वे उचित अनुचित का विश्लेषण करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, इतना जो रक्तपात हुआ, इतनी जो लाशें गिरी इस युद्ध भूमि में, उन सभी के जिम्मेदार हम सिर्फ 5 भाई हैं। युधिष्ठिर का ये मानना है, ये सोचना है कि हम 5 भाइयों के निजी हित के लिए, हमारे द्वेष के कारण पूरे देश का संहार हो गया, पूरे देश की धरती जो है वो वीरों से विहीन हो गई। इसकी शुरुआत ही होती है जब कुरुक्षेत्र की शुरुआत करते हैं दिनकर जी, तो इसके शुरुआत में भी वो कहते हैं कि इस जो ये युद्ध हुआ महाभारत का, ये एक तरह से बहुत ही विषाक्त व्यंग्य है, क्योंकि हम 5 भाइयों के निहित स्वार्थ के लिए पूरे देश का संहार हो गया। तो क्या इस कीमत पर हमें सिंहासनारोहण करना चाहिए, हमें राजमुकुट धारण करना चाहिए जो इतने वीरों की रक्त से रंजित है? क्या हमें उस सिंहासन पर जाना चाहिए? इसी शंका की वजह से, इसी वजह से युधिष्ठिर जो हैं वो, उन्हें बहुत ज्यादा ग्लानि बोध होता है, पश्चाताप होता है और वे निर्वेद भाव से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस कीमत पर हमें राजा नहीं बनना चाहिए। वो अपनी शंकाओं के समाधान हेतु भीष्म के पास जाते हैं, जो कुरुक्षेत्र में अभी भी सरसैया पर लेटे हुए हैं। ये पूरी की पूरी रचना कुरुक्षेत्र जो है वो युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में आप देखेंगे। युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। युद्ध के प्रति जो शंका जाहिर की गई है वो युधिष्ठिर की तरफ से की गई है और उसका समाधान जो दिया गया है वो भीष्म के तरफ से दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर निर्वेद भाव से हैं, तो युधिष्ठिर के जितने भी वक्तव्य होंगे आप समझ सकते हैं वो शांत रस प्रधान होंगे। वहीं पर भीष्म जो है युधिष्ठिर के कार्य को या इस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है इसको अनुचित नहीं मानते। भीष्म का ये मानना है, भीष्म की एक लाइन है कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान्न से। मतलब ये साफ है कि कोई भी रोगी होना नहीं चाहता, लेकिन रोग जब दस्तक देने लगे तो वो कड़वी दवाई से ही ठीक होगा, मिठाई से ठीक नहीं होगा। ये प्रतीकात्मक शैली जो है इसका अभिप्राय यही है कि यदि शत्रु आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, युद्ध आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, तो आप कब तक अंदर की कुंडी लगा के घर में बैठे रहेंगे? आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो नैतिकता यह है कि युद्ध यदि आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो आपको युद्ध करना चाहिए। इस तरह से दोनों के वाद प्रतिवाद के रूप में इस पूरी रचना में आप देखेंगे कि युद्ध का दर्शन व्यक्त हुआ है। युद्ध का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ वार। युद्ध उचित है, अनुचित है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किन परिस्थितियों में होना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे कि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मध्यम मार्ग उनका ये है, कहीं कहीं पर कुछ आलोचक इस बात को कहते भी हैं, लिखते भी हैं कि इस रचना पर थोड़ा बहुत मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध की जो विभीषिका है उसके समाधान के लिए दिनकर जी ने जो उपाय बताया है वो साम्यवाद का उपाय है। और साम्यवाद जो अवधारणा है वो आप सभी जानते होंगे, वो मार्क्सवाद की अवधारणा है। मार्क्सवाद जो है वो साम्राज्यवाद को खत्म करके समाजवाद की स्थिति बहाल करने का हिमायती है, और समाजवाद जब स्थापित हो जाएगा तो साम्यवाद की स्थिति बहाल हो जाएगी। साम्यवाद से मतलब यही है कि न किसी के पास अधिक हो, न किसी के पास कम हो, सबके पास प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, बंटवारा जो है वो समान रूप से हो, तो कोई किसी से झगड़ेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें समाधान के रूप में लास्ट में दिनकर जी ये लिखते हैं कि जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। मतलब हर व्यक्ति के पास जब बराबर की हिस्सेदारी आ जाएगी तो ये कोलाहल, ये युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक ये साम्य की स्थिति नहीं बहाल होती है
तब तक ये संघर्ष और ये कोलाहल चलता ही रहेगा। तो इस तरह से इसमें युद्ध का दर्शन, युद्ध उचित है, अनुचित है, और इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है, किस स्थिति में, वो आदर्श परिस्थिति क्या होगी जब युद्ध नहीं होंगे, इन सबसे संबंधित विचारधाराएं इसमें व्यक्त हुई हैं। युद्ध का मध्यम मार्ग यही है कि युद्ध पहले मत करो, लेकिन शत्रु अगर दरवाजे पर दस्तक दे तो युद्ध न करना भी अनैतिकता है। जब वो दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगे तो युद्ध करना भी चाहिए। तो इसलिए इसको बीच में लाके दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र को रख दिया है। पूरी की पूरी रचना जो है इसको हम युद्ध के दर्शन के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये एक अंतहीन समस्या है, आदिकाल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज भी वो स्थिति बनी हुई है। आप सभी देखते ही हैं कि कभी अमेरिका ईरान लड़ते हैं तो कभी रसिया और यूक्रेन लड़ते हैं। तो ये युद्ध जो है पूरी एक वैश्विक समस्या है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो भी हमारे चिंतक मनीषी होते हैं उस युद्ध की समस्या पर चिंतन करते हैं और अपने अपने स्तर से समाधान देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के माध्यम से उसी युद्ध की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। एक शब्द में कहा जाए तो कुरुक्षेत्र पूरा का पूरा जो है वो युद्ध का दर्शन है। ये तो हो गई हमारी जो कुरुक्षेत्र है उसके भाव या संवेदना पक्ष की बात या कथ्य पक्ष की बात। कुरुक्षेत्र का शिल्प पक्ष भी जो है वो थोड़ा सा विवादों के दायरे में रहा है। अलग अलग चिंतक जो हैं उसको अलग अलग रूप से उसके काव्य स्वरूप की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके शिल्प पक्ष को यदि देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो विवादित है वो है इसका काव्य स्वरूप। सामान्य रूप से इसको प्रबंधात्मक खंड काव्य माना जाता है, प्रबंधात्मक खंड काव्य। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने नजरिए से इसको अलग अलग नाम दिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र जो हैं इसको कहते हैं चिंतन प्रधान लंबी कविता। चिंतन प्रधान लंबी कविता। समझ सकते हैं उनका आशय क्या है। चिंतन प्रधान कहने का आशय उनका यही है कि इस पूरी रचना में युद्ध के प्रति दिनकर जी का चिंतन व्यक्त हुआ है, उनकी अपनी दार्शनिकता व्यक्त हुई है, युद्ध को लेकर उनके अपने जो विचार हैं उसको उन्होंने व्यक्त किया है, और बड़ी है तो इसलिए लंबी कविता कह दिया। शंभुनाथ सिंह की बात करें तो शंभुनाथ सिंह जो हैं इसको प्रगतिशील विचारधारा का महाकाव्य कहते हैं। प्रगतिशील विचारधारा का महाकाव्य। तीसरे आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात की जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो इसको एकार्थ काव्य कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इसको एकार्थ काव्य से संज्ञापित करते हैं। अब मैंने जो कहा कि सामान्यतः इसको प्रबंधात्मक खंड काव्य कहा जाता है, ये इन तीनों से ही बिल्कुल अलग है। अब इसका बिल्कुल सामान्य सा जो हल है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वयं दिनकर जी जो है कुरुक्षेत्र के निवेदन में ये लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से मुझे जो बात कहनी थी वो मैं बिना भीष्म और युधिष्ठिर के पात्र की कल्पना किए भी कह सकता था, लेकिन तब यह रचना शायद मुक्तक हो जाती। मतलब साफ है कि दिनकर जी इसे प्रबंध काव्य के रूप में देख रहे हैं। तो जब रचनाकार ही स्वयं इसको प्रबंध काव्य के रूप में देख रहा है, इसलिए इसकी जो पहचान बनी है वो प्रबंधात्मक। अब चूंकि ये महाभारत पूरा महाभारत नहीं है, उसके एक हिस्से को इसमें उठाया गया है, इसलिए इसको प्रबंधात्मक खंड काव्य ये कहना समीचीन है, सबसे ज्यादा उचित है। और यही इसका उत्तर भी होता है। जब इसका काव्य स्वरूप पूछा जाता है तो प्रबंधात्मक खंड काव्य ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर विद्वानों के अनुसार पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे नगेंद्र जो है इसको चिंतन प्रधान लंबी कविता कहते हैं, शंभुनाथ सिंह प्रगतिशील विचारधारा का महाकाव्य कहते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो इसको एकार्थ काव्य कहते हैं।
एकार्थ काव्य जो है हमारे संस्कृत के आचार्यों ने प्रबंध काव्य के भेद किए हैं, महाकाव्य, एकार्थ काव्य, खंड काव्य, ऐसे बहुत सारे भेद किए हैं। उसी में से एक एकार्थ काव्य भी होता है। एकार्थ काव्य का अभिप्राय होता है कि खंड काव्य से भी किसी एक प्रसंग को उठा लेना और किसी एक प्रसंग की कथा को इसमें प्रस्तुत किया जाना, या किसी एक प्रयोजन को इसके माध्यम से सिद्ध किया जाना, जिस काव्य में होता है उसी को एकार्थ काव्य कहा जाता है। बाकी जब प्रबंध काव्य है तो सर्गबद्ध होगा, और आप सभी को पता होगा कि ये 7 सर्गों में इसका कथानक जो है वो विभाजित है। 7 सर्ग है इसमें, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। तो ये इसके शैली को लेकर, इसके काव्य स्वरूप को लेकर जो थोड़ी बहुत विवादित बातें हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। ये परीक्षोपयोगी होता है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं। बाकी ओवरऑल कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध का एक दर्शन है, पूरा का पूरा युद्ध दर्शन इसमें व्यक्त हुआ है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय था वो सिर्फ कुरुक्षेत्र था, इसलिए आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में किसी दूसरी रचना के साथ।